हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। आप बोल सकते हो भाई कि दिस थ्योरी was given by जॉन डाल्टन इन कब दी गई थी 1808 में। ठीक है जी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे आपसे। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। अब जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं आपको, क्या उसके मेन पोस्टुलेट्स हैं, उनको लेकर के बात करेंगे अब। तो इसमें नोट कर लेंगे आप द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी और क्या है आपके इसके पॉइंट्स इस थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई हम एटम्स बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसकी थ्योरी का कि भाई कोई भी मैटर होता है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू बना होता है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हो आप, एटम्स बोलते हो आप। यानी किसी भी मैटर के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको और छोटे में आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको आप और छोटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वही हमारा पार्टिकल क्या कहलाएगा, हमारा एटम कहलाएगा। जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो वही क्या हमारा एटम है। तो आपको क्या बता रहे हैं इस थ्योरी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, कि भाई हमारा कोई भी मैटर है वो हमारा स्मॉल साइज इनडिविजिबल पार्टिकल के थ्रू बन रहा होता है और उन्हीं इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, एटम्स बोलते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं एटम्स हैं वो। ठीक है जी। जिसके और छोटे पीसीस नहीं कर सकते, जिसको और छोटे में हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या है जी, एटम है। सेकंड पॉइंट इसकी थ्योरी का, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर atoms of same element are identical in their mass, shape and size। ठीक है जी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सेम एलिमेंट के एटम्स की बात करोगे आप, तो वो सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। किसके रिस्पेक्ट में, उनके मास के रिस्पेक्ट में, उनकी शेप के रिस्पेक्ट में, उसके साइज के रिस्पेक्ट में। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उनके जो एटम्स का मास होगा, शेप होगा, साइज होगा, तो वो कैसा होगा, सेम होगा। जैसे गोल्ड की बात करोगे और गोल्ड के अगर का कंपैरिजन हम मान लीजिए सिल्वर के साथ कर रहे हैं, तो सिल्वर के एटम का जो मास होगा, गोल्ड के एटम का जो मास होगा, दोनों के मास में क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी कि एलिमेंट टू एलिमेंट उनके जो एटम्स होते हैं उनका मास, शेप, साइज क्या होता है, हमारे को डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर वो हमारे पास में सेम एलिमेंट की बात करोगे आप, तो उनके जितने भी एटम्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, उनका मास बराबर होगा, शेप एक जैसी होगी, साइज सेम होगा। तो ये बात आपको देखने को मिलती है जी। ठीक है जी। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर मास, शेप एंड साइज।
उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप बोल सकते हो यही चीज़ आपको, अगर हम डिफरेंट के ऊपर बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, आप बोल सकते हो भाई डिफरेंट मासेस, ठीक है जी, साइजेस एंड हैविंग, ठीक है जी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अगर डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर के आप बात कर रहे हो तो जो उनके जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होगा, ठीक है जी, चाहे उनका साइज़ की बात करो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या नज़र आएंगी, डिफरेंट नज़र आएंगे, ठीक है जी। अगर सेम एलिमेंट को लेकर के बात करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे को सेम दिखेंगी। अगर हमारे पास में डिफरेंट एलिमेंट को लेकर के बात करोगे तो वही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एलिमेंट टू एलिमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइज़ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें नोट करेंगे आप, व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, therefore आप बोलोगे कंपाउंड एटम्स, और वी में से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड एटम्स भी बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो इन्हीं कंपाउंड एटम्स को हम सेकंड नेम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। रिसेंटली हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, कंपाउंड एटम्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है या फिर डिफरेंट हैं एलिमेंट हैं, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उनसे बनने वाला जो आपका कंपाउंड एटम्स हैं तो वो हमारे मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं, आप कह सकते हो आप। तो आप देखिए जैसे आपका H2SCl2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये बन गया, आप देख रहे हो भाई 2HCl, ठीक है जी। यहाँ डिफरेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर अब जैसे अब आप देख रहे हो आपका ये हो गया H2+Cl2, क्या बन गया हमारा 2HCl बन गया। और किसी की भी बात कर सकते हो, जैसे अब आपका N2 है प्लस आपका H2 है, इसको कंबाइन करा रहे हैं तो ये क्या बन गया हमारा NH3 बन गया। बैलेंस कर लो आप तो इसके हिसाब से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो बन रहे हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, हम मॉलिक्यूल्स बोल दो आप या फिर कंपाउंड एटम्स बोल दो आप। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है हमारा, बोलेंगे हमारा कंपाउंड एटम्स बनते हैं या फिर आप कह सकते हो हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जी, ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई जी। इसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है जी, दे फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है जी। बट it is noted that they do so in whole number
रेशो। तो मैंने आपको बताया कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बट ये नोट करने को मिलता है वहाँ पे कि वो ऐसा कर रहे हैं किस तरीके से, इन देयर होल नंबर रेशो, अपने होल नंबर रेशो में वो कंबाइन हो रहे हैं और तब जा करके क्या बना रहे हैं, वो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए, जैसे कि हमारे पास में देखिए बेंजीन है, इसमें क्या है 6 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या बोल सकते हैं 1:1 है। आपका क्या है H2 है, इसमें क्या है देखो 2:1 है। आपका क्या है CO2 है 1:2 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके बीच में क्या होता है, एक होल नंबर रेशो होता है। दे डू सो इन होल नंबर रेशो। इट मे बी, कह सकते हो आप, इट मे बी 1:1 और 1:2 और 2:1 एटसेट्रा, कोई सा भी हो सकता है हमारा ETC। तो अगर आपके पास में एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनका जो कम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, एक होल नंबर रेशो में होता है, तब जा कर के वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जी। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद 6th पॉइंट है हमारा, आप बोलते हो इसमें आप एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वही क्या होता है, हमारा एटम होता है। तो एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है वही क्या है, हमारा एटम है जी। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया 6th पॉइंट। 7th पॉइंट हमारा है, 7th पॉइंट, एटम कैन neither be created nor be destroyed। एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इस थ्योरी का हमारा लास्ट पॉइंट हो गया जी। ठीक है जी। आई थिंक सो थ्योरी क्लियर हो गई होगी सभी को, जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब इस थ्योरी में क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो आप हेडिंग डाल लेंगे आप, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब कौन कौन सी लिमिटेशन है, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ मेन पॉइंट्स ले लेते हैं इसके हम। It could explain law of combining। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ मास, बट could not explain law of combining gaseous। ठीक है जी, वॉल्यूम। तो आपका, मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया था, तो उसके फर्स्ट लॉ को तो ये फॉलो कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। बट लास्ट लॉ जो बताया था मैंने, लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ये। तो वहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, एक लिमिटेशन बन जाती है, आप कह सकते हो आप। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन
इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ different why atoms of different elements have different masses, sizes, ठीक है जी, एंड शेप्स कह सकते हो आप। भाई डिफरेंट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं तो जो उनके एटम्स होते हैं उनका मास, साइज, शेप डिफरेंट क्यों होती है, ये इसको बताने में भी क्या हो गया था, फेल हो गया था हमारा। तो यहाँ पर भी इसकी लिमिटेशन बन रही है हमारी। थर्ड पॉइंट है वाई, आप ऐसे कह सकते हो, इसको भी इसी तरीके से लैंग्वेज बना लेते हैं। इट कुड नॉट explain why atoms of same or different elements combine to form a molecule। भाई आपका एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के हो, वो मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो आखिर क्यों बना रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है उनके कॉम्बिनेशन का। तो इसको बताने में भी ये क्या था, हमारा फेल हो गया था। तो यहाँ पर भी इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट explain the nature of binding forces in between atoms and molecules। Nature of binding forces in between atoms and molecules। due to which ठीक है जी, matter exists in three different states: solid, liquid एंड गैस। यानी आप कह सकते हो कि भाई ये इस बात को बताने में भी फेल हो गया कि भी किस टाइप का नेचर है, यानी किस टाइप की बॉन्डिंग होती है किसके बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो मैटर है हमारा वो 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो यानी सॉलिड में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, लिक्विड में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, गैस में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो उनके नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में भी डाल्टन का जो कंसेप्ट था वहाँ पे वो फेल हो गया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी हमारी लिमिटेशंस थी किसके केस में, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के केस में। तो आई थिंक सो सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी लिमिटेशन के बाद अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसको हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कह लो आप, या फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हो आप।
अब इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, एटम इज नो लॉन्गर considered individual। ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पे पहले थ्योरी के अंदर, किसके अंदर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो एटम को क्या बताया था हमने, इंडिविजुअल बताया था आपको। उसको और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और छोटे उसके टुकड़े नहीं कर सकते हम। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई वो हमारा इंडिविजुअल नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ पर एटम हैज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर particles and these particles are ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड आपका न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। वैसे तो छोटे छोटे पार्टिकल अगर देखे जाए तो 32 पार्टिकल्स एक एटम के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी मेन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो पहले क्या बोल रहे थे कि एटम को ही बोल रहे थे कि वो अपने आप में एक छोटा पार्टिकल है। अब हमें ये पता चल रहा है कि एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो एटम अपने आप में छोटा पार्टिकल नहीं हुआ ना, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं हुआ ना, आप कह सकते हो आप, क्योंकि इसका अपना बोलेंगे खुद का भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं जी। सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आपको क्या बता रहे हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि भाई हमारे पास में क्या है, अगर एलिमेंट सेम है तो उसके जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है वो सेम ही रहता है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो एटम्स हैं अगर सेम एलिमेंट के भी होंगे तो उनका मास भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और इन्हीं एटम्स को क्या बोलते हैं उस केस में, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी हम, आइसोटॉप्स। जैसे अब आपका देखिए क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, मास नंबर क्या है, 35 है। और यही क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर देख लो आपका 13 है, मास नंबर क्या हमारा 37 है। तो आप देख रहे हो भाई ये क्या हो गया, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट की बात हो रही है लेकिन इनके मास क्या है हमारे पास में, डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, अगर आप बोलेंगे तो ये कहलाते क्या हैं, आप बोलेंगे ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, आइसोटॉप्स। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मासेस। ठीक है जी, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, आप बोलेंगे भाई सेम एटॉमिक मासेस। ठीक है जी। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए अब आपसे बात करते हैं, जैसे कि हमारा क्या है जी, कैल्शियम है, 20 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर 40 होता है। अगर मैं आर्गन की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर इसका भी क्या होता है, 40 होता है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, आप बोलेंगे आइसोबार्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, आइसोबार्स।
तो यानी कहने का मतलब है कि एलिमेंट हमारे पास में क्या अगर डिफरेंट होगा तो उनके जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास हमारा सेम भी होता है। पहले वाली थ्योरी में क्या बता रहे थे आपको कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनका जो एटम्स होंगे उनका जो मास होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, भाई एलिमेंट भी हमारे पास में डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो लेकिन इनका मास नंबर क्या है हमारा, सेम नज़र आ रहा है हमारे को। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, when atoms combine to form a molecule, their ratio is fixed but not always be so simple ratio। ठीक है जी, जैसे पहले बोल रहे थे 1 1 1 2 2 3, एक तरीके का सिंपल रेशो बता रहे थे आपको, लेकिन अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में वो रेशो फिक्स तो होता है लेकिन ऑलवेज सो सिंपल नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, आप फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, अब अगर आपसे बात करते हैं सुक्रोज की बात करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला C12H22O11, तो रेशो क्या हो जाएगा 12 रेशो 22 रेशो 11, इट इज ए फिक्स्ड रेशो, बट नॉट ए सिंपल रेशो। ये हमारा एक सिंपल रेशो नहीं है, फिक्स तो है लेकिन आपका एक सिंपल रेशो नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास में? फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि भाई एटम जो होता है उसको हम इनडिविजिबल नहीं बोल सकते। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट क्या हो सकता है हमारा, डिफरेंट हो सकता है। मास जो है वहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, एटम्स की बात कर रहे हैं, अगर सेम एलिमेंट का मास बोलें तो वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको कि एटम्स, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बताया मैंने, एटम्स हमारे पास में अगर डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो उनका मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया मैंने कि रेशो हमारा क्या होता है, बोलेंगे फिक्स तो होता है लेकिन ऑलवेज आपका सिंपल नहीं होता है। अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। एटम्स आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एटम ऑफ वन एलिमेंट को एटम ऑफ अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं कर सकते। ये वाली बात हमारी पहले वाली थ्योरी के अंदर आ रही थी। तो आप इसमें बोल सकते हो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी changed into atoms of different elements in nuclear reactions, ठीक है जी। एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल लेना चाहें तो, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल देखो यूरेनियम है 92, इसका एटॉमिक नंबर है 235। ये हमारा किस में चेंज हो रहा है, चेंजेस इनटू प्लूटोनियम। ठीक है जी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 94,
और मास नंबर होता है 239। बाय द इंट्रैक्शन विद आप कह सकते हो न्यूट्रॉन को इंटरेक्ट करा करके हम यूरेनियम 92 को किस में चेंज कर सकते हैं, प्लूटोनियम 94 में चेंज कर सकते हैं, जिसका मास नंबर भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, 235 से 239 हो जाएगा। तो आपने देखा कि एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं एटम ऑफ द अनदर एलिमेंट में, ठीक है जी। अगर हम किसकी बात करें, हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपका किसके अंदर आ जाते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर आ जाते हैं। जो भी आपका इससे पहले हमारी जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसकी जो भी कमियां थी उस कमियों को इस थ्योरी में क्या किया गया, रिमूव किया गया। आप देख रहे हो आप। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए आप।